नंबर 1, इस डिटेल से आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर ने एक बड़ा सीक्रेट पहले ही रिवील किया था। यहाँ इस सीन में जहाँ शिवा के पिता कोला करते हैं, तभी आप यहाँ सभी लोगों को हाथ जोड़े हुए नोटिस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ साहिब के पिता और ये जिनको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया, वो साहिब भी हाथ नहीं जोड़ते। मतलब डायरेक्टर ने हमें पहले ही हिंट दिया था कि साहिब अपने पिता की तरह देव पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में हम भी गाँव वालों की तरह धोखा खाते हैं, साहिब अच्छा इंसान मानते हैं जिनका देव पर विश्वास है, और फॉरेस्ट अफसर मुरली को विलन मानते हैं जो सच में देव का काम कर रहे थे जंगल की रक्षा करके। वाओ, अमेजिंग डिटेल। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रील डिटेक्टिव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म कांतारा के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज ही रिलीज हुए कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक के बारे में। अब ये फिल्म कांतारा द लेजेंड की प्रीक्वल होगी और शायद इसमें शिवा के पिताजी के टाइम की स्टोरी हमें देखने मिलेगी। दोस्तों, जैसे हमें कांतारा द लेजेंड में पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के बारे में, उनके लेजेंड के बारे में बताया था और उनके लेजेंड के अराउंड ही वो स्टोरी रिवॉल्व हुई थी, वैसे ही मुझे पहले इस पोस्टर में ऋषभ शेट्टी जी का लुक देख के लगा था कि ये स्टोरी चिरंजीव भगवान परशुराम जी के लेजेंड के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन फर्स्ट लुक में जब कदम्बा डायनेस्टी दिखाया तो समझ आया कि ये लेजेंड कदम्बा डायनेस्टी के टाइम की यानी 4th सेंचुरी की हो सकती है और ये शायद इसके फाउंडर त्रिलोचन कदम्बा जी के लेजेंड के ऊपर ही बेस्ड हो सकती है। इसी लेजेंड के अनुसार त्रिलोचन कदम्बा जी एक वॉरियर थे जिनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे और वो भगवान शंकर जी के पसीने से कदम्बा पेड़ के नीचे से इमर्ज हुए थे। उनके नाम से ही इस डायनेस्टी का नाम कदम्बा डायनेस्टी पड़ा था। तो आज इस फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट के मौके पे आइए फिल्म कांतारा द लेजेंड की ऐसे ही कुछ खास और नई डिटेल्स देखते हैं जिसमें से ज्यादातर डिटेल्स आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नोटिस नहीं की है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। नंबर 2, बहुत लोगों का सवाल था कि साहिब अपने बेटे को गलत स्टोरी क्यों बताते हैं। साहिब ने गाँव वालों के सामने नाटक तो बहुत किया, लेकिन उसका असली रूप यही था कि वो देव और राजा वाली स्टोरी जो हमें स्टार्ट में बताई थी उस पे भरोसा करता ही नहीं था और उसके पिता की तरह उसकी भी यही धारणा थी कि एक पत्थर के बदले गांव वालों ने धोखे से उनकी जमीन हड़प ली थी और इसीलिए एक गलत स्टोरी साहिब अपने बच्चे को बताता है जो शायद उनके पिताजी ने भी उन्हें बताई होगी। अब साहिब के लिए उसके पिता ही सही थे और वही चीज वो अपने आने वाली पीढ़ी को यानी अपने बेटे को भी ऐसे ही स्टोरीज के थ्रू पास ऑन करना चाहता था। नंबर 3, यहाँ अपने कोला के टाइम ये सिंबल देखा होगा और यही सेम सिंबल राजा के फ्लैग पे भी नोटिस किया होगा और आगे यही सेम तुलुनाडु के फ्लैग में भी है। ये डिटेल बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें से ये सिंबल सूरज को और ये चांद को इंडिकेट करता है। यहाँ देव की ड्रेस पे जो सिंबल है इसका मतलब है जब तक सूरज और चांद है तब तक देव उन लोगों की और धर्म की रक्षा करेंगे। यही सिंबल तुलुनाडु के फ्लैग पे भी है। इस फिल्म में दिखाया हुआ ये गाँव और इस राजा का राज्य ये सब तुलुनाडु नाम से जाना जाता है। इसमें कर्नाटका के दक्षिण कन्नाडा और उडुपी और केरला का कासरगोड ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तुलुनाडु के फ्लैग में इसका मतलब है जब तक सूरज और चांद इस दुनिया में है तब तक तुलुनाडु और तुलु कल्चर फलता फूलता रहेगा और इन दोनों में कॉमन मैसेज यही है कि सूरज और चांद मतलब ये सृष्टि यानी नेचर जब तक है तब तक हम इंसान अच्छे से खुशी से रह सकते हैं, लेकिन अगर नेचर को हमने डैमेज किया तो हमें उसकी सजा मिलेगी और इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नंबर 4, यही सेम सिंबल हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे जो फ्लैग है उस पे भी नोटिस कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु जी का है और भूताकोला में भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा होती है, इसीलिए भी ये सिंबल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नंबर 5, इस सीन में ये औरत फॉरेस्ट ऑफिसर को बताती है कि कोला फेस्टिवल के लिए वो घास, पत्ते और लकड़ी लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। और शुरुआत में जब इनके पूर्वज राजा से मिलते हैं तब भी ये घास, पत्ते और लकड़ी ही लेके जा रहे होते हैं, यानी वो लोग उस टाइम पे भी कोला की ही तैयारी कर रहे थे। नहीं नोटिस किया था ना? नंबर 6, अब ये वाली डिटेल 0.25x स्पीड वाली है। यहाँ इस सीन में सुंदर को साहिब का आदमी मारता है, तब हम देखते हैं कि शिवा दीवार फांद के उसे मारने आता है, फिर बुल्ला उस पे चाकू से हमला करता है। यहाँ हमें शिवा तो आते हुए दिखता है लेकिन बुल्ला को हम नहीं देख पाते, वो डायरेक्ट सीन में आ जाता है। लेकिन अगर आप इस सीन को 0.25x स्पीड से देखो तो यहाँ एकदम कॉर्नर में हम बुल्ला को आते हुए देख सकते हैं, जो नॉर्मल स्पीड में मैंने भी मिस किया था। नंबर 7, यहाँ इस लोहार की दुकान के फाइट सीन के बाद आप शिवा में बदलाव नोटिस कर सकते हो। वैसे टाइम क्या हुआ है?
अच्छा, वो भी हमारी साइड में। ऐसा लग रहा था कि शिवा की बातें बहुत गहरी हो गई थी। यहाँ मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में शिवा को उसके बाबा जो बताने की कोशिश कर रहे थे उसे मानकर उसने देव की बात सुनी होगी। उसे शायद देव ने ही बताया हो कि आगे के युद्ध में उसका पुनर्जन्म होने वाला है, इसीलिए वो मुरली को बोलता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या आप मेरे लोगों का साथ दोगे? अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ दोगे? और एंड में कोला में तो वो गायब होने से पहले एक सिंबॉलिक मुद्रा में इस जंगल और इन लोगों की जिम्मेदारी और शिवा का बच्चा बड़ा होने तक उसकी जिम्मेदारी मुरली और बाकी लोगों को सौंपने की बात करता है, जैसे उसे आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा था। नंबर 8, फिल्म में हमें छोटे और बड़े जाति में भेदभाव भी दिखाई देता है। साहिब के घर शिवा हमेशा नीचे ही बैठता है। यहाँ साहिब शिवा को कुछ भी देते हैं तो दूर से ही देते हैं, यानी छूने से बचते हैं, और एंड में भी है तो हाथ पानी से धो लेते हैं। शिवा उनके घर के अंदर आता है तो घर गौमूत्र छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। घर में गौमूत्र छिड़का के नहीं। नंबर 9, यहाँ इस गन से मुरली जख्मी हो जाता है क्योंकि ये गन दोनों तरफ फायर करती है, लेकिन ऐसी गन तो रामपा की है, तो फिर ये गन शिवा के पास कैसे आई? तो जब रामपा हाथ धोने जाता है शिवा गलती से उसकी गन लेके जाता है और उसी गन से मुरली जख्मी हो जाता है। ये डिटेल बहुत थोड़े लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन सभी ने नहीं, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। नंबर 10, इस सीन में जहाँ मुरली कोला फेस्टिवल में बम की आवाज बंद कराने के लिए आता है तब कुछ लफड़े के आसार दिख रहे थे, इसीलिए यहाँ ये गांव वाले पूरी तैयारी के साथ हथियार वथियार जो मिले वो लेके आ जाते हैं। और गाइस, ये सच में बहुत ही फनी लेकिन ऑसम सी डिटेल है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ इस फ्रेम में अपने हीरो शिवा के ऊपर ही फोकस था और इस कॉर्नर में किसी की नजर भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी एक कॉर्नर वाला डिटेल भी डायरेक्टर ने यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्लूड और कैप्चर किया है। नंबर 11, इसी सीन में जब शिवा एक बम फोड़ता है तो ये साइड वाला बंदा डर जाता है, लेकिन मुरली जरा भी नहीं हिलता है, भले ही एक चिंगारी उसकी तरफ आती है जो मुरली के स्ट्रॉन्ग और जिद्दी कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। नंबर 12, यहाँ हम इन लड़कियों के पास ये विद्या के नोटबुक्स देख सकते हैं और यहाँ रेनॉल्ड्स पेन देख पाते हैं। ये दोनों चीजें 1990s में बहुत पॉपुलर थी। नंबर 13, फिल्म में हमें 2 बार कोला फेस्टिवल देखने मिलता है। एक 1970 में शिवा के पिताजी परफॉर्म करते हैं और दूसरी बार 1995 में शिवा परफॉर्म करता है। टाइम के हिसाब से फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की गई है और इसलिए आप यहाँ एंड वाले सीन में दोनों के कॉस्ट्यूम साइड बाय साइड देख के डिफरेंस बता सकते हो। सच में फिल्म की हर एक चीज की ही तरह कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को भी मानना पड़ेगा। नंबर 14, अब बात करते हैं म्यूजिक और बैकग्राउंड साउंड की। यहाँ एंड वाले सीन में जब शिवा में गुलिका देव एंटर करते हैं तब बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो एक्चुअल म्यूजिक है जो कोला फेस्टिवल में बजता है। और ये शिवा का स्टेप या जेस्चर ये भी एक्चुअल में ओरिजिनल गुलिका देव के परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड है, जो बहुत ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल है। नंबर 15, यहाँ इस सीन में जब शिवा जेल से छूटता है तब बैकग्राउंड में आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? शिवा! इसे परधना सॉन्ग बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली देव की स्टोरी बताई जाती है। और ये सॉन्ग्स तुल्लू संस्कृति में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और कोला फेस्टिवल में ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस होता है। नंबर 16, ये फाइट सीन फिल्म में एक लोहार की शॉप में होती है और यहाँ हम विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर देख पाते हैं जो गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैन यानी कि कारीगरों के भगवान माने जाते हैं, और उनकी फोटो का लोहार यानी एक कारीगर की दुकान में होना बहुत ही अच्छा डिटेल है। नंबर 17, कांतारा के टाइटल में ही कांतारा अ लेजेंड आपने पढ़ा होगा। लेजेंड मतलब दंत कथा। अब पुराने जमाने में जो भी घटनाएं होती थी वो हमेशा तो लिखित रूप में रिकॉर्डेड नहीं होती थी, लेकिन जो भी होती थी वो लोग एक दूसरे को स्टोरीज के रूप में बता के उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जतन किया करते थे। इसे ही लेजेंड बोलते हैं। इस फिल्म में भी हमें बहुत लोग स्टोरीज बताते हुए दिखते हैं। यहाँ शिवा के पिता शिवा को राजा वाली स्टोरी बताते हैं, साहिब अपने बेटे को एक झूठी स्टोरी बताता है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि ये पूरी फिल्म भी एक स्टोरी ही थी जो सुंदर शिवा के बेटे को बता रहा था?
एक दंत कथा, एक लेजेंड की तरह, जो हमें एंडिंग में पता चलता है। नंबर 18, अगर आपने ठीक से नोटिस किया हो, इस फिल्म में सभी कैरेक्टर्स कर्नाटका से हैं और कन्नड़ा में बात करते हैं। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि इसमें से एक कैरेक्टर है कुमारा नाम का, ये वाला जो शिवा को करीब करीब मार ही देता है, वो फिल्म में कन्नड़ा में नहीं मलयालम में बात करता है। जी हाँ, ये आवाज कुमारा की है और लैंग्वेज मलयालम है। और शायद साहिब के पास काम करने वाले इनमें से बहुत लोग केरला के हो सकते हैं, इसलिए उनसे वो मलयालम में बात करता है। फिल्म में शिवा के गांव का नाम काडबेट्टू है, जो दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो केरला के बॉर्डर के पास है। इसीलिए इस एरिया में बहुत से लोग कन्नड़ा और तुल्लू के साथ मलयालम में भी बात करते हैं। नंबर 19, अब ये मिस्टेक है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिल्म की तीसरी टाइमलाइन जिसमें ज्यादातर घटनाएं होती है वो 1990 में होती है, जैसा कि हमें यहाँ बताया जाता है। लेकिन फिल्म में हमें सभी जगह 1995 के रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे यहाँ इस सीन में कैलेंडर पे ईयर 1995 दिखता है और यहाँ एक दूसरे सीन में कैलेंडर में 1995 का फरवरी मंथ दिखता है। एक तो यहाँ 1995 ईयर दिखता भी है और इस मंथ में 28 डेज हैं। उसकी वजह से पता चलता है कि ये फरवरी मंथ है। और 1990s में यानी कि 1990 से लेकर 1999 तक सिर्फ 1995 में ही 26 फरवरी को संडे था, जैसा इस कैलेंडर में भी है। इसका मतलब है ये सब 1995 में ही हो रहा है, ना कि 1990 में। नंबर 20, यहाँ एक और प्रूफ है कि ये 1995 ही है। वीरप्पन ने 3 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप किया था। उस न्यूज का रेफरेंस आप यहाँ सुन पाते हो। आज के मुख्य समाचार, सत्यमंगला जंगल के वीरप्पन ने 3 फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा कर लिया है। ये किडनैप 1995 में एक्चुअली हुआ था, जो आप वीरप्पन के विकिपीडिया पेज पे पढ़ सकते हो। अब इस मिस्टेक से फिल्म पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैंने नोटिस किया तो बता दिया। नंबर 21, यहाँ इस सीन में इतनी जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में आते हुए भी शिवा अपनी चप्पल स्टेज के नीचे निकालता है। ये है भारतीय संस्कृति, स्टेज की इज्जत करना। जिस स्टेज पे बड़े लोगों का सम्मान होता है, ऐसे स्टेज को कलाकार प्रणाम करके इज्जत देता है, जो यहाँ हम शिवा को करते देखते हैं। भले वो यहाँ कोई सम्मान पाने नहीं, मारा मारी करने गया था, लेकिन आदत की वजह से वो स्टेज का सम्मान करना नहीं भूलता। नंबर 22, फिल्म के स्टार्ट में ही पंजुर्ली देव इस गांव वाले के थ्रू बोलते हैं कि राजा या उसके किसी वंशज ने उन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा देव बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। ये फिल्म के एंडिंग को फोरशैडो कर रहा था। एंड में शिवा में गुलिगा देव एंटर करते हैं और धोखे से जमीन हथियाने वाले राजा के वंशज साहिब का वध कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन फिल्म कांतारा का फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद। एंड आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रील डिटेक्टिव। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।